हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। वन लाइनर की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखिए, रक्षा प्रौद्योगिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स हमारे परीक्षा में पूछे जाने वाले होते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें यह है डीआरडीओ से संबंधित है। तो डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हिंदी में कहा जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसी को शॉर्ट में आप नाम देते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ का एक मोटिव वाक्य होता है, मोटो कहते हैं उसको, मोटो। द मोटो ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या है मतलब जो आदर्श वाक्य, मोटो मतलब आदर्श वाक्य, मतलब किसी भी सुरक्षा संस्थान का एक आदर्श वाक्य होता है, मतलब उसका जो आदर्श है, उसका मोटिव है, वो कैसा है, क्या है। तो कहता है कि इस संगठन का जो आदर्श वाक्य वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम का अर्थ होता है बल। यहां पर जो है बल, ये बल है, ये याद रखिएगा, ये संस्कृत भाषा में, किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में। यहां पर बलस्य मतलब बल के साथ चतुर्थी विभक्ति है, बलस्य मूलम, मूल मतलब जड़, बल, बल मतलब ताकत, मूल जड़। तो बल का मूल जड़ क्या है, तो विज्ञान है। बल का मूल क्या है, विज्ञान है। ये किसका आदर्श वाक्य है या फिर मोटो है, तो आप कहेंगे डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये आदर्श वाक्य है। अब इसका काम क्या है, तो याद रखिएगा डीआरडीओ का काम है रक्षा के लिए, जो भी डिफेंस के लिए, चाहे वो बाहर, देश के बाहर से होने वाले आक्रमण के लिए हो या फिर देश के अंदर किसी भी तरह का उपद्रव हो रहा हो, उसमें आपको सुरक्षा की जरूरत होती है। मतलब आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है उसे रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत रखा गया है। अब चाहे उसमें गन्स पर रिसर्च हो, चाहे बुलेट्स पर रिसर्च हो, मिसाइल्स पर हो, या किसी तरह के जेट फाइटर पर हो, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, तो डीआरडीओ के अंतर्गत मेनली आती है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये भी कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डीआरडीओ का फुल नेम क्या है। तो याद रखना है डी फॉर डिफेंस, आर रिसर्च एंड डी फॉर डेवलपमेंट, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे पॉइंट पर चलते हैं, बात करते हैं भारत की पहली स्वदेशी, स्वदेशी मतलब इंडिजिनस, मतलब भारत, देखिए याद होना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए कि भारत पहले इतना आत्मनिर्भर नहीं हुआ करता था जितना अभी हाल के समय में है। इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि भारत जो है अब जब आजादी हुई, आजादी के कुछ वर्षों के बाद जब यहां पर रक्षा के लिए या फिर यहां पर एटॉमिक बॉम्ब के लिए या एटॉमिक से रिलेटेड यहां पर न्यूक्लियर के लिए रिसर्च होने स्टार्ट हुए, तब जाकर रक्षा के लिए सारा काम किया गया, है ना। तो कहता है कि इंडिजिनस मतलब भारत का अपना, भारत के अपने देश में बनाया गया, इंडिजिनस जहां भी आए या फिर स्वदेशी जहां पर आए, मतलब वो भारत के अंदर ही बना है। तो कहता है एंटी रेडिएशन, एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। ऐसा मिसाइल जो एंटी रेडिएशन मिसाइल होता है उसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे रुद्रम। क्या नाम है, रुद्रम। रुद्रम जो है वो एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल्ड होता है, एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट होता है उसमें इंस्टॉल किया जाता है, जिससे कि किसी भी कंट्री, किसी भी अदर कंट्री से जब थ्रेट वगैरह आता है या रडार से सिग्नल रीच होता है तो वो उसको बाहर से ही नष्ट करने का काम करता है। तो रुद्रम मिसाइल जो है वो इंडिजिनस मिसाइल है, भारत का प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, हमारे पास क्या कहता है, इंडियाज एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। अब एंटी टैंक मिसाइल क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जो अब हमारे पास लड़ने के लिए 3 स्तर हैं। याद रखिएगा हमारे पास जो अंतरराष्ट्रीय तौर पर जो इंटरनेशनली युद्ध होता है, जैसे भी हाल में ही पाकिस्तान के साथ जो आपने देखा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें आपने देखा होगा 3 जो डिफेंस के 3 मेंबर हैं, है ना। पहले नेवल है जो पानी के रास्ते से युद्ध करती है, दूसरा एयरफोर्स है जो हवाई रास्ते से युद्ध करती है,
तीसरा जो आपका आर्मी है वो थल सेना है, जिसकी थल जमीनी स्तर पर लड़ाई करती है। तो यहां पर बात आती है, तो तीनों के सेनाओं के पास उनके अपने अपने हथियार हैं। जैसे नेवल के पास उनका विक्रांत है, तो ऐसे पनडुब्बियां हैं, है ना। लेकिन जमीन पर जब आएंगे तो वहां पर टैंक्स वगैरह हैं, है ना, लॉन्चर्स वगैरह हैं। लेकिन अगर आप हवा में जाएंगे तो वहां पर सुपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह हैं, जेट फाइटर्स वगैरह हैं, है ना। तो तीनों स्तर पर लड़ाइयां होती है। तो कहता है एंटी टैंक मिसाइल, ऐसा मिसाइल जो टैंक रोधी हो, मतलब टैंक को हवा से नष्ट कर दे या जमीन से नष्ट कर दे, ठीक है। तो ऐसे एंटी टैंक मिसाइल, भारत की टैंक रोधी मिसाइल का नाम क्या है, तो नाग। नाग जो है, नाग नाम का जो मिसाइल है वो भारत का एंटी टैंक मिसाइल है। दूसरा अगला पॉइंट आता है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, याद रखिएगा, एक जो मिसाइल होता है, मिसाइल तीन तरह से लड़ाई करता है। एक सरफेस टू सरफेस, है ना, जमीन से जमीन तक सरफेस टू सरफेस जाता है। दूसरा एक होता है सरफेस टू एयर, रहेगा सरफेस पर, मारेगा एयर में, हवा में मारेगा, है ना। दूसरा होता है एयर टू एयर, मतलब हवा से ही हवा में मार के गिराएगा। तो जो आपका पृथ्वी मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, वो सरफेस टू सरफेस लड़ाई करने वाला एक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मतलब सरफेस पर ही रहेगा, ग्राउंड पर ही रहेगा, और ग्राउंड वाले ही जो दुश्मन के चीजें होंगी, लड़ाकू विमान होंगे, या विमान तो नहीं कह सकते, जो जैसे टैंक्स वगैरह होंगे या उसके कुछ बंकर्स वगैरह होंगे, उसको उड़ाने का काम करेगा सरफेस टू सरफेस मिसाइल। त्रिशूल जो है वो क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब अगर सरफेस पर वो रखा हुआ, मतलब जमीन पर वो है, वो हवा में अगर किसी तरह का देश विरोधी कार्य देखेगा तो वो यहीं से फायर करेगा और उसको खत्म करेगा, मतलब सरफेस से चलेगा और एयर में जाके उसको खत्म करेगा। अगला क्या है, पिनाका। पिनाका क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या होता है, कभी कभार आपने देखा होगा, ट्रक देखिएगा, ट्रक पर कुछ इस तरह का सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, कुछ इस तरह का सिस्टम जो है ट्रक के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है, जिसमें आप अगर देखे होंगे तो यहां पर ढेर सारा मिसाइल लगा रहता है ना। तो पिनाक क्या है, मल्टी बैरल, मतलब एक बार उसके कई सारे बैरल्स, बैरल्स मतलब जिसमें मिसाइल को इंस्टॉल किया जाता है ना, उसको कहते हैं बैरल। देखे होंगे जो गन्स होते हैं, गन्स के जो आगे में निकला होता है उसको बैरल कहा जाता है। तो बैरल्स क्या है, मल्टी बैरल्स, मतलब एक नहीं, उसमें मल्टीपल बैरल्स हैं। क्या है, रॉकेट लॉन्चर, क्या है, रॉकेट को लॉन्च करने वाला, मतलब उसमें काफी सारे रॉकेट्स को डाल देते हैं, उसके बाद वो एक एक करके वो फायर होता है, लॉन्च होता है वहां से। तो क्या है, तो पिनाका जो है वो क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, क्या है, निशांत क्या है, तो अरेम ओट ऑपरेटेड बैटलफील्ड इंस्पेक्शन व्हीकल है, बैटलफील्ड इंस्पेक्शन व्हीकल है। अगले पॉइंट पर बात करें, अग्नि क्या है, अग्नि क्या है, तो कहता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक सिस्टम है। क्या है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक सिस्टम है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, अग्नि, आकाश, पिनाक और नाग में से यह कौन सा प्रक्षेपास्त्र है, प्रक्षेपास्त्र नहीं है, नॉट अ मिसाइल, इसमें से कौन सा मिसाइल नहीं है। अग्नि क्या है, मिसाइल है, बैलिस्टिक सिस्टम है, आकाश भी बैलिस्टिक सिस्टम है, लेकिन पिनाका क्या है, तो लॉन्चर है। पिनाका क्या है, मल्टी बैरल लॉन्चर है। तो इसमें से कौन सा हो गया, तो पिनाका जो है वो मिसाइल नहीं है, प्रक्षेपास्त्र नहीं है। आगे पॉइंट में बात करें, इंडियाज सरफेस टू एयर मिसाइल वॉज, भारत की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। कौन सी मिसाइल, तो त्रिशूल मिसाइल जो है वो, त्रिशूल मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, मतलब सरफेस से, जमीन से, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, तो कहता है नाग, त्रिशूल, आकाश और पृथ्वी में से भारत की सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। तो अभी जस्ट हमने बताया था, जो पृथ्वी है, पृथ्वी किस टाइप का मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो इनमें से जो मिसाइल है आपका पृथ्वी, वो सरफेस टू सरफेस मार करने की एक मिसाइल है, ठीक है। तो आगे पॉइंट में चलते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे हमारे पास क्या पॉइंट्स आते हैं। तो कहता है
ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। कहता है कि आकाश एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। आकाश क्या है? सतह से हवा में, मतलब सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है ना, मिसाइल सिस्टम है जिसकी मारक क्षमता, मतलब कितने दूर तक के चीजों को वो मार सकता है। तो 25 से 30 किलोमीटर इसकी क्या है, 25 से 30 किलोमीटर इसका रेंज होता है। 25 से 30 किलोमीटर के रेंज में ये सुरक्षा प्रदान करती है और कहता है यह हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब ये एयर डिफेंस, अभी क्या बताया मैंने, क्या है, सरफेस टू एयर है ना, मतलब ये सरफेस पर रखा रहेगा और 25 किलोमीटर ऊपर, उसके 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के रेंज में जब कोई मिसाइल या कोई क्राफ्ट आता है तो वो उसको नष्ट करने का काम करता है। कौन? तो आकाश। ठीक है, आगे पॉइंट में चलते हैं। कहता है निर्भया मिसाइल, निर्भया मिसाइल, याद रखिएगा नाम क्या है, निर्भया मिसाइल इज एन इंडियन, ये भी एक भारतीय मिसाइल है। किसने डेवलप किया होगा? जब भारतीय मिसाइल की बात आएगी तो सीधा सीधा मतलब आता है हमारा डीआरडीओ से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सीधा सीधा संबंध इसका आता है। कहता है जो निर्भया मिसाइल है वो इंडियन लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, मतलब लंबी दूरी की मारक क्षमता है इसकी। लगभग जो इसका रेंज है वो कितना है, 700 से 1000 किलोमीटर है। कितना है? 700 से 1000 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है। और दूसरी पॉइंट क्या आती है, ऑल वेदर मिसाइल है। ऑल वेदर मतलब हर मौसम में लड़ाई कर सकते हैं, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, बर्फ में, हर समय ये लड़ाई कर सकती है, मतलब हर समय में इसको फायर किया जा सकता है। दूसरा सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। और क्या है ये? तो याद रखिएगा सब सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सब सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अब यहां पर देखिएगा ये जो सिस्टम है, तो याद रखना है जो ध्वनि की चाल है, जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, वो जो आपका दिखता है उसी को 1 मैक कहा जाता है। मतलब जो ध्वनि के साउंड है उसको 1 मैक कहा जाता है, 1 मैक कहा जाता है। जब किसी की रफ्तार, किसी भी मिसाइल, किसी भी क्राफ्ट की रफ्तार जो है 1 मैक से कम होती है, 1 मैक से लेस होती है, तो इसी को कहा जाता है सबसोनिक। क्या कहा जाता है? सबसोनिक। तो जो आकाश मिसाइल है वो एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसका जो रेंज है वो कितना है? 700 से 1000 किलोमीटर की है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि सबसोनिक कितना हो गया? 1 मैक से कम की इसकी स्पीड होती है। और 1 मैक जो स्पीड है ध्वनि में, हवा में ध्वनि की जो चाल होती है उसी को 1 मैक कहा जाता है। ठीक है, 1 मैक की चाल तो मैक हो गया। अब 1 मैक से अधिक की चाल होती है तो उसको सुपरसोनिक कहते हैं। अब 5 मैक से अधिक की चाल होती है उसको हाइपरसोनिक काउंट किया जाता है। आगे में बात करेंगे, है ना, इसके बारे में हमने साउंड चैप्टर में बहुत सारी बातें की है, उसको आप विजिट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। कहता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी, स्वदेशी मतलब इंडिजेंसली, है ना, इंडिजीनियस है ना, रूप से डिजाइन और विकसित भारत की पहली दृश्य सीमा से परे, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। याद रखिएगा दृश्य सीमा से परे कहता है। दृश्य सीमा से परे मतलब कि जो हमारे देखने की सीमा है उससे भी परे, उससे भी दूर की चीजों को मारने के लिए, किसमें? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। मतलब ये किसी क्राफ्ट में लगा रहेगा, एयरक्राफ्ट या जेट फाइटर में लगा रहेगा, वहीं से उसको लॉन्च किया जाएगा। तो हवा से हवा में, हवा में से ही दूसरे के एयरक्राफ्ट, दूसरे कंट्री या फिर दूसरे दुश्मन देश के जो मिसाइल्स होंगे या फिर जो एयरक्राफ्ट होंगे उसको गिराने का काम करेगा। तो क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है। क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो कि आपके दृष्टि से दूर है, बियॉन्ड है, दूर है, ऐसे को मारने के लिए, एयर टू एयर मारने के लिए जो मिसाइल डेवलप किया है, किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। तो उसका नाम क्या है? अस्त्र नाम है। क्या नाम रखेंगे? अस्त्र मिसाइल जो है वो हवा से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है जो बियॉन्ड द विजुअल,
बियॉन्ड द विजुअल रेंज जो है वो वर्क कर सकता है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं। मिसाइल अस्त्र एक क्या है, तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर टू एयर मिसाइल है ये, ठीक है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, कहता है द सुपरसोनिक मिसाइल, द सुपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम which has been shelved by DRDO, मतलब रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, है ना। कहता है कि 10 सुपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम, एक सुपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम डीआरडीओ का था जिसको कि स्थगित कर दिया गया डीआरडीओ के द्वारा। वो कौन सा था, तो याद रखिएगा त्रिशूल जो है, त्रिशूल को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। किसके द्वारा, डीआरडीओ ने स्थगित कर दिया, ठीक है। तो याद रखेंगे किसको स्थगित किया, तो त्रिशूल को स्थगित कर दिया। अगले पॉइंट में बात करते हैं, कहता है अमॉन्ग द अग्नि, अर्जुन, नाग एंड पृथ्वी, अग्नि, अर्जुन, नाग एंड पृथ्वी इंडिया शॉर्ट रेंज मिसाइल, इनमें से अग्नि, अर्जुन, नाग और पृथ्वी में से भारत की कम दूरी वाली मिसाइल कौन सी है। तो याद रखिएगा इसमें जो नाग है, आपका नाग मिसाइल जो है वह कम दूरी की मारक क्षमता वाली एक मिसाइल है। आगे पॉइंट में चलते हैं, कहता है ध्यान से देखिएगा, नोट वगैरह बनाते चलिए आप लोग ताकि आपको भी याद होते चले, ठीक है। आगे बात करते हैं, है अग्नि नामक नाम किससे संबंधित है, अग्नि जो मिसाइल है वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा भारत द्वारा विकसित मिसाइल, भारत द्वारा विकसित मिसाइल है। ये मिसाइलें एकीकृत, ये मिसाइलें एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम है। क्या है, IGMDP, IGMDP मतलब क्या होता है, तो दीज मिसाइल्स आर द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल क्या, गाइडेड देखिएगा कि गाइडेड मिसाइल जो है, एक होता है कि हम यहां से छोड़े और जिस पे हम निशाना लगाए वो उसी के पास गया, ठीक है। अब वो क्या हुआ ना कि वो मतलब अगर सामने वाला वहां से हट जाए उसको नहीं लगेगा, है ना। लेकिन अगर वो गाइडेड है, गाइडेड मिसाइल मतलब होता है एक मिसाइल है जो कि छोड़ा और कहीं ना कहीं जाके गिरेगा, एक मिसाइल है उसमें कोऑर्डिनेट्स हमने डाले और वो उसी लोकेशन, उसी पिन पॉइंट पर जाकर गिरेगा, उसी पिन पॉइंट को डिस्ट्रॉय करेगा। एक मिसाइल है जिसमें लेजर गाइडेड होता है, लेजर से उसको गाइड करके छोड़ दिया जाता है, वो कहीं भी जाए उसको ढूंढ के वो मारेगा, है ना, लेजर गाइडेड मिसाइल। तो जो आप कह रहे हैं अग्नि मिसाइल जो है, अग्नि क्या है, एक मिसाइल है जो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया, विकसित किया गया है। दिस मिसाइल आर द पार्ट ऑफ IGMDP, मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट है। किसका पार्ट है, IGMDP का एक पार्ट है। प्राइमरीली जो है, प्राथमिक रूप से सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने के लिए सक्षम है, मतलब परमाणु हथियार ले जाने में ये क्या है, सक्षम होता है। इसमें परमाणु हथियार इंस्टॉल करके छोड़ा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर, C-130J, C-130J सुपर हरक्यूलस, सुपर हरक्यूलस इज वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एयरलिफ्टर इज बीइंग यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। अब एयरलिफ्टर क्या होता है, तो देखे होंगे कि बड़ा बड़ा जो विमान होता है, जो सैनिक का विमान होता है, एयरफोर्स का जो बड़ा विमान होता है, वो उस जो भारत के पास है वो अमेरिका का है, वो कौन सा है, हरक्यूलस, सुपर हरक्यूलस C-130J। क्या है, मोस्ट एडवांस्ड, वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एयरलिफ्टर बीइंग यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। These airlifters एयरलिफ्टर को एयरक्राफ्ट आर मेड बाय किसके द्वारा बनाया गया है, तो यूएसए के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है, यूएसए में एक लॉकहेड
लॉकहीड मार्टिन है, मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉकहीड मार्टिन इन यूएसए। याद रखेंगे। तो C-130J सुपर हरक्यूलस दुनिया का सबसे उन्नत एयरलिफ्टर है, एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। यह एयरलिफ्टर अमेरिका द्वारा निर्मित है, मतलब अमेरिका ने इसका निर्माण करवाया है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं। अमॉन्ग द इल्यूसिन 276 C-130J सुपर हरक्यूलस, C-17 ग्लोब मास्टर एंड इल्यूसिन 1178 एयरक्राफ्ट्स एंड एयर टू एयर रिफ्यूलर। अब यहां पर एक तो आ गया आपका जेट फाइटर, जिसमें मिसाइल्स वगैरह होती हैं, वो लॉन्च करता है मिसाइल्स वगैरह हवा में। एक होता है एयरलिफ्टर, एयरक्राफ्ट्स होता है जो वस्तुओं को आर्मी के जो क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, जो मशीन हथियार वगैरह होते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं या फिर आर्मी को डिप्लॉय करने के काम में भी आते हैं। तीसरा आ गया हमारे पास एयर टू एयर रिफ्यूलर। अब होता क्या है, अगर कोई जेट फाइटर युद्ध कर रहा है, युद्ध के बीच में अगर उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो कहां जाएगा? तो क्या है कि एयर में ही, हवा में ही, जैसे हमारे पेट्रोल अगर खत्म हो जाए गाड़ी का तो हम कहां जाएंगे? पेट्रोल पंप पर जाएंगे उसको भरवाने के लिए। लेकिन हवा में कोई तो पेट्रोल पंप है नहीं, है ना, कोई तो वहां पर सीएनजी पंप है नहीं, डीजल है नहीं वहां पर। तो वहां पर जो जेट फाइटर्स में इंजन में जो भरे जाएंगे फ्यूल, वो कहां से आएंगे? तो उसको भरने के लिए कुछ एयर टू एयर रिफ्यूलर का यूज किया जाता है। मतलब हवा से, हवा में ही वो उसके फ्यूल को रिफ्यूल कर, मतलब भर देता है, उसके फ्यूल को भर देता है ऑफ इंडियन आर्मी एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का इनमें से कौन सा एयर टू एयर रिफ्यूलर है जो इस्तेमाल होता है कहां पर? इंडियन एयरफोर्स में। तो याद रखिएगा इल्यूसिन 278 जो है आपका, यहां पर देखिएगा 1178 है, वो जो प्रयोग में आता है वो क्या है आपका? एयर टू एयर रिफ्यूलर है। आगे पॉइंट में चलते हैं। क्या है आपके पास? अमॉन्ग द जगुआर सारथ डॉर्नियर एंड मिग 27 अमॉन्ग द जगुआर सारथ डॉर्नियर एंड मिग 27 दिस इज नॉट एन एयरक्राफ्ट। इसमें से कौन एयरक्राफ्ट नहीं है? तो इसमें से याद रखिएगा जो सारथ BMP-2 है, सारथ BMP-2 जो है वो एयरक्राफ्ट नहीं है। एयरक्राफ्ट अभी जस्ट मैंने बताया कि जो चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काम में आती है, वो एयरक्राफ्ट होते हैं। आगे बात करते हैं द इंडियाज फर्स्ट आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन। इंडिया का पहला आर्म के साथ, मतलब हथियार वाला सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी, जिसमें अस्त्र वगैरह हो, परमाणु हथियार वगैरह हो, वो पहला जो सबमरीन है, जो पनडुब्बी है, मतलब पानी में रहने वाला जो पनडुब्बी है भारत का, उसका नाम क्या? INS अरिहंत। INS अरिहंत भारत का पहला क्या है? आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट्स के ऊपर। क्या कहता है? सारथ BMP-2 भारतीय सेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक पैदल सेना से लड़ने वाला वाहन है। क्या है? सारथ 2 जो है वो उपयोग भारतीय सेना द्वारा उपयोग किया जाता है। BMP-2 क्या है? पैदल सेना से लड़ने वाला वाहन है। पैदल सेना मतलब जो थल सेना होता है, थल सेना से लड़ने वाला एक वाहन है। यह BMP-2 भारतीय लाइसेंस निर्मित संस्करण है। मतलब भारतीय जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है निर्मित है, जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडैक द्वारा बनाया गया है। कौन सा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री? मेडैक द्वारा बनाया गया है। इसे विजय का रथ के रूप में जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। इसे किस रूप में जाना जाता है? विजय का रथ के रूप में जाना जाता है ना? किसके द्वारा बनाया गया है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडैक द्वारा बनाया गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज चैरियट ऑफ विक्ट्री।
इंग्लिश वाले याद रखेंगे, या तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे, विजय का रथ कहते हैं, या फिर इंग्लिश में चैरियट ऑफ विक्ट्री कहते हैं। ठीक है, क्या है ये? थल पैदल सेना से लड़ने वाला एक वाहन है ना, के रूप में जाना जाता है। और हल्का होने के साथ साथ क्या है, हल्का होने के साथ साथ गति और मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। मतलब मारक क्षमता भी इसकी अधिक है और इसकी स्पीड भी अधिक है, फायर पावर ज्यादा है इसका। क्या है? फायर पावर, मतलब जितना फायर पावर ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा मार पाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगले पॉइंट में कहता है अरिहंत क्या है? अरिहंत क्या है? तो अभी जस्ट हमने बताया था अरिहंत क्या है, एटॉमिक सबमरीन है, एटॉमिक सबमरीन है, आर्म्ड एटॉमिक सबमरीन है। AWACS क्या है? इजराइल डेवलप्ड फाल्कन फॉर इंडिया, क्या कहते हैं, एयरफोर्स। इजराइल डेवलप्ड फाल्कन फॉर एयरफोर्स जो है वो AWACS है। उसके बाद एटलस सेंचुर क्या है? अमेरिकन क्रायोजेनिक रॉकेट है। क्या है? अमेरिकन क्रायोजेनिक रॉकेट। आगे पॉइंट में बात करते हैं। INS सल्की, INS सल्की, INS सिंधुवीर, INS शिशुमार और INS चक्र में से भारतीय नौसेना की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी कौन सी है? कौन कौन सा बात कर रहा है? INS सल्की, INS साल्की, INS सिंधुवीर, INS शिशुमार और INS चक्र में से भारतीय नौसेना की जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो पनडुब्बी है वो कौन सी है? तो INS चक्र जो है वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। परमाणु ऊर्जा मतलब उसमें परमाणु ईंधन का प्रयोग किया जाता है। आगे पॉइंट में बात करते हैं। INS विराट, INS सिंधु रक्षक, INS राजली, INS विक्रांत में से भारतीय नौसेना की एक पनडुब्बी है। इसमें से कौन सा भारतीय पनडुब्बी है? तो कौन सा? INS सिंधु रक्षक जो है, INS सिंधु रक्षक जो है वो क्या है आपका? भारतीय नौसेना का एक पनडुब्बी है, मतलब सबमरीन है। चलिए आगे के पॉइंट में आते हैं। क्या कहता है? कहता है, एक मिनट थोड़ा इसको एडजस्ट कर दो। चलिए, कहता है अग्नि एक मिसाइल की प्रभावी रेंज, जो इफेक्टिव रेंज है अग्नि 1 मिसाइल की वो क्या है? तो 700 से 1250 किलोमीटर की रेंज है। मतलब इसकी जो मारक क्षमता है उसकी अग्नि 1, अग्नि एक सीरीज है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 एक सीरीज है अग्नि का। तो अग्नि 1 मिसाइल जो है उसका जो इफेक्टिव रेंज है वो कितना है? 700 से 1250 किलोमीटर तक वो मार सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है? एन इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल विथ रेंज ऑफ 700 किलोमीटर वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडिया इन मार्च 2010। 2010 में भारत का स्वदेशी, मतलब भारत में बनाया हुआ मिसाइल जिसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया मार्च 2010 में, वो जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर थी, उसका नाम क्या है? अग्नि 1। क्या नाम है? अग्नि 1। आगे पॉइंट में बात करते हैं। द रेंज ऑफ धनुष मिसाइल टेस्टेड सक्सेसफुली बाय इंडिया इन मार्च 2010 मार्च में जो है भारत के द्वारा जो धनुष मिसाइल का टेस्ट किया गया उसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है? 350 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। आगे पॉइंट में बात करते हैं तो कहता है कि द इंडियन सरफेस टू सरफेस, फिर से थल में मार करने वाला, सतह से सतह में मार करने वाला मिसाइल। द इंडियन सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज, मध्यम रेंज वाला न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल जिसमें कि न्यूक्लियर वारहेड लगा सकते हैं, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल विद रेंज ऑफ 2000 से 2500 किलोमीटर इज, तो 2000 से 2500 किलोमीटर के रेंज वाला जो भारत का सरफेस टू सरफेस, मतलब सतह से सतह में मार करने वाला जो मिसाइल है, जो मध्यम रेंज का है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जो न्यूक्लियर वारहेड से लेस होता है, वो मिसाइल का नाम क्या है? तो अग्नि 2।
अग्नि का मैंने बताया कि अग्नि एक सीरीज है, तो अग्नि 1 जो मिसाइल है उसकी रेंज कितनी है 700 से 1250 किलोमीटर, लेकिन अगर हम अग्नि 2 की बात करें तो 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर का इसका रेंज होता है। आगे पॉइंट पे बात करें, द हंसा क्या है, तो कहता है द हंसा जो है, जो नए ट्रेनिंग होते हैं, एयरक्राफ्ट को जो ट्रेनिंग दी जाती है, एयरक्राफ्ट का जो पायलट का ट्रेनिंग होता है, वो जो ट्रेनिंग के लिए वाहन का प्रयोग किया जाता है, जो यान का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है, हंसा। हंसा 2 सीटेड क्या है, 2 सीटेड 2 सीट वाला एयरक्राफ्ट है फॉर पायलट ट्रेनिंग, पायलट के प्रशिक्षण के लिए 2 सीट वाला क्या है, ये विमान है। आगे पॉइंट पे बात करते हैं, कहता है अर्जुन। अर्जुन क्या है, स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का खुद का बनाया हुआ इंडिजिनस है से निर्मित मुख्य युद्ध पोत है, मतलब टैंक है, युद्धक टैंक है ना। एमबीटी कहता है मैन बैटल टैंक, एमबीटी का फुल फॉर्म होता है मैन बैटल टैंक, मतलब मुख्य युद्धक टैंक है। अर्जुन परियोजना की शुरुआत डीआरडीओ द्वारा, किसके द्वारा की गई है, डीआरडीओ द्वारा शुरुआत की गई है। कब की गई है, 1972 में की गई थी, 1972 में की गई थी। अर्जुना की शुरुआत जो है भारत का स्वदेशी है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1972 में की गई थी, जिसमें लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान प्रमुख प्रयोगशाला थी। मतलब इसका जो प्रमुख प्रयोगशाला था वो कौन सा था, तो कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, सीवीआरडीई जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, याद रखेंगे। ने इसको लीड किया था, लेबोरेटरी में इसको लीड करके बनाया था, एमबीटी को, मैन बैटल टैंक को। चलिए आगे के पॉइंट में आते हैं, बात करते हैं सारस की। किसकी बात करेंगे, सारस की बात करेंगे। तो कहता है स्वदेशी रूप से विकसित नागरिक विमान है। क्या है ये, एक नागरिक विमान है जो भारत में खुद से बनाया गया है। ये क्या है कि हल्का है, 9 सीटर ही होता है। क्या है ये, 9 सीटर ही होता है, याद रखेंगे। ये क्या है, 9 सीटर है, और इसका टेस्ट जो है 2027 में होने की संभावना जताई जा रही है। सारस क्या है, तो कहता है विकसित भारत का स्वदेशी इंडिजिनस है, विकसित नागरिक विमान है, मतलब पब्लिक सिविलियन एयरक्राफ्ट है, विशेष रूप से हल्के परिवहन श्रेणी में आता है। मतलब हल्का क्या है, लाइट ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के अंदर आता है। यह एक उन्नत संस्करण है, ये एक उन्नत संस्करण है जिसे सारस मैक 2 के रूप में जाना जाता है। एक 9 सीटर विमान है। क्या है, 19 सीटर, मैंने 9 सीटर बोल दिया था, क्या है यहाँ पर 19 सीटर विमान है, जिसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए डिजाइन किया गया है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसमें सुधार करने के लिए इसका डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से छोटे शहरों के लिए। किसमें, छोटे शहरों। अगला इसमें पॉइंट जो आता है, विमान को विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय एयरस्पेस प्रयोगशाला, मतलब कहां पर है, बेंगलुरु द्वारा विकसित किया जा रहा है। सारस मैक 2 की पहली परीक्षण उड़ान जो है वो दिसंबर 2027 में होने की संभावना या उम्मीद है। आगे पॉइंट में बात करते हैं, सारस के बाद आते हैं हम लोग द फ्रेंच कंपनी हु सप्लाइड राफेल फाइटर जेट्स टू इंडिया। भारत को राफेल फाइटर जेट जो है सप्लाई करने वाली जो फ्रांस की जो कंपनी है वो कौन है, डसॉल्ट एविएशन जो है फ्रेंच की कंपनी है, जिसने भारत को राफेल विमान दिया है, राफेल फाइटर जेट दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इंडिया ऑब्टेन फाल्कन रडार सिस्टम फ्रॉम, किससे प्राप्त किया है, तो इजराइल से प्राप्त किया है। किससे प्राप्त किया है, इजराइल से प्राप्त किया है। स्पेसिफिकली इंडिया परचेज 2 फाल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, AWACS जो है वो 2 परचेज किया है फ्रॉम इजराइल, विच आर माउंटेड ऑन रशियन ऑरिजिन
रशियन ओरिजिन इल्यूसिन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसको किस पर लॉन्च किया रखा गया या फिर किस पर माउंट किया गया अगर पूछता है, किसको? फाल्कन रडार। फाल्कन रडार भारत ने कितने परचेज किए हैं? 2 परचेज किए हैं। कहां से परचेज किए हैं? इजराइल से परचेज किया है। और इजराइल से परचेज करके उन्होंने भारतीय जो वायुसेना है उन्होंने उसको कहां पे लगाया? रशियन इल्यूजन जो है, रशिया का जो इल्यूजन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उस पर इसको माउंट किया गया, उस पर इसको लगाया गया। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, कहता है इंडिया ब्राउट द बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है भारत ने कहां से परचेज की है? याद रखिएगा, इजराइल से। कहां से परचेज की है? इजराइल से जो है भारत ने बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल से बचाने वाला, मिसाइल से रक्षा प्रणाली के लिए किस देश से खरीदा है? इजराइल से खरीदा है। चलिए आगे पॉइंट में बात करते हैं, कहता है बराक 8 मिसाइल अगली पीढ़ी भारत द्वारा किसके सहयोग से विकसित की गई है? भारत द्वारा, मतलब भारत ने अभी बराक के बारे में हमने देखा, बराक मिसाइल जो है उसके बारे में देखा। तो बराक 8 मिसाइल जो अगली जनरेशन की मिसाइल होगी, जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल होगी, भारत ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो भारत ने बराक मिसाइल जो खरीदी थी वो बराक मिसाइल नहीं है, क्षमा चाहता हूं, बराक मिसाइल नहीं है। बराक क्या है अभी आपको मैंने बताया, ये क्या है? एक मिनट, हाँ, बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बराक क्या है? एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। बराक क्या है आपका? एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो बराक जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है, वो बराक कहां से खरीदी गई भारत में? तो इजराइल से खरीदी गई। लेकिन इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है बराक 8 जो है वो इजराइल के मदद से भारत ने जो है वो खुद बनाया। बराक 8 मिसाइल जो है, ठीक है, वो अगली पीढ़ी का जो मिसाइल है वो भारत द्वारा किसके सहयोग से विकसित की गई? तो इजराइल के द्वारा विकसित की गई, इजराइल के सहयोग से। अगले पॉइंट में बात करते हैं, इस देश की सहयोग से भारतीय नौसेना के लिए पायलट नौसेना के लिए, एयरफोर्स के लिए पायलट रहित हेलीकॉप्टर विकसित किया जा रहा है। अब जो एक ड्रोन आता था पायलट रहित होता है, अब जो पायलट रहित, जो मानव रहित हेलीकॉप्टर आ रहा है वो भारत ने किस देश के सहयोग से भारतीय नौसेना के पास पायलट रहित हेलीकॉप्टर विकसित किया जा रहा है? तो वो भी क्या नाम है? इजराइल से, इजराइल के सहयोग से। किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। आगे पॉइंट में बात करते हैं, अमॉन्ग द भीम, आकाश, अर्जुन एंड पृथ्वी अ मॉडर्न टैंक इज। आधुनिक टैंक इनमें से कौन सा है? तो अर्जुन जो है वो क्या है? आधुनिक टैंक है। अर्जुन क्या है? आधुनिक टैंक है, आधुनिक जो है टैंक है। आगे बात करते हैं, पहले स्वदेशी रूप से निर्मित T-90S जो है युद्धक टैंक जो है का नाम रखा गया है। जो पहले भारत स्वदेशी रूप से निर्मित जो T-90S युद्धक टैंक है उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम भीष्म रखा गया है। क्या है? महाभारत के भीष्म से इनका नाम रखा गया। और याद रखिएगा, ये जो आधुनिक टैंक है, इनके बीच जो आधुनिक टैंक अर्जुन है वो भी महाभारत के अर्जुन कैरेक्टर से लिया गया है, जो अर्जुन का एक पात्र है उनसे लिया गया है। अगले पॉइंट में बात करें तो क्या है? अग्नि 4 एक भारतीय मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत का मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है। कितनी है? 4000 किलोमीटर तक है। जो पारंपरिक और परमाणु दोनों ही प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। दोनों प्रकार का जो हथियार है उसको कैरी कर सकता है। कौन कर सकता है? अग्नि 4 कैरी कर सकता है। अगले पॉइंट में बात करें इंदिरा की, INDRA, इंद्र की बात करें तो क्या है? ये एक रडार है। क्या है? रडार है, लो फ्लाइंग डिटेक्शन रडार है। क्या है? लो फ्लाइंग डिटेक्शन रडार है। कौन? इंद्र।
चलिए आगे बात करते हैं। कहता है भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति द्वारा एक जो परमाणु लड़ाकू विमान है वो उड़ाया गया, वो व्यक्ति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। भारत के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर कहते हैं राष्ट्रपति जो हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हुए, उन्होंने सुखोई 30 MKI नाम का लड़ाकू विमान जो है उन्होंने उड़ाया था। आपको पता होना चाहिए अब्दुल कलाम साहब को एनडीए में जाने का बहुत शौक था, लेकिन भविष्य ने उन्हें कहां लाया, भविष्य ने उन्हें कहां पहुंचा दिया, ये किसी से छुपा नहीं, है ना। ये मिसाइल मैन बने, आगे चलकर भारत के एक बहुत बड़े मिसाइल मैन बने, साइंटिस्ट हुए, भारत के राष्ट्रपति भी बने, है ना। आज हम जो भी भारत का सुरक्षा देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनमें उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। आगे पॉइंट में बात करते हैं, द फादर ऑफ फुल्ली इंडिजिनस इंडियन मिसाइल। भारत के स्वदेशी भारतीय मिसाइल के जो जनक हैं वो कौन है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है भारत के स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम के जो हैं वो जनक हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो साहब जो हैं उनका जो योगदान है डिफेंस में वो अतुलनीय है। ठीक है, आगे पॉइंट में बात करते हैं, क्या कहता है, सौर्य जिसका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 12 नवंबर 2018 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, क्या है, याद रखिएगा, सौर्य क्या है जिसका डीआरडीओ के द्वारा 12 नवंबर 2008 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, वो क्या है, सरफेस टू सरफेस मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मतलब सतह से सतह पर मार करने वाला जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, सौर्य जो मिसाइल है कि अधिकतम गति कितनी है, तो 7.5 मैक है। कितनी है, 7.5 मैक है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 700 किलोमीटर है और यह 1000 किलोग्राम पेलोड ले जा सकती है। यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या, सौर्य जो है वो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये 1000 केजी का पेलोड को कैरी कर सकती है और ये कम दूरी शॉर्ट रेंज वाली एक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे बात करें, स्वदेशी तकनीकी से विकसित तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस जो कि भारत द्वारा स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया है वो क्या है, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, क्या नाम है उसका, तेजस। आगे बात करते हैं, अमॉन्ग द आकाश, तेजस, विक्रांत एंड अर्जुन एंड इंडिजिनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इनमें से कौन सा भारत का स्वदेशी लाइट वेट एयरक्राफ्ट है। अभी जस्ट मैंने बताया था तेजस जो है वो भारत का स्वदेशी हल्का एयरक्राफ्ट है। ठीक है, अगले पॉइंट में बात करते हैं, द फर्स्ट इंडिजिनस फाइटिंग प्लेन ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान जो भारत ने अपने दम पर बनाया उसका नाम क्या था, तेजस नाम है। क्या नाम है, तेजस, स्वदेशी है। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। मेरे ख्याल से 1-2 स्लाइड और होने चाहिए। चलिए क्या कहता है, एडमिरल गोर्शकोव एक क्या थे, एडमिरल गोर्शकोव क्या है, तो नौसेना विमान वाहक जहाज है। नौसेना विमान वाहक जहाज है। शुरू में सोवियत नौसेना के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था, सोवियत, जो रूस अभी कहते हैं ना, सोवियत संघ हुआ करता था उसका पहले नाम, बाद में उसके टूटने के बाद आज रूस बताया, 13 पार्ट में वो टूट गया। तो क्या है, सोवियत नौसेना के लिए बनाया गया था और बाद में भारतीय नौसेना को स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब भारतीय नौसेना को दे दिया गया। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, तो आईएनएस विक्रमादित्य कर दिया गया। याद रखिएगा, जो एडमिरल गोर्शकोव है वो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर है, कैरियर शिप है, जो
सोवियत सेना के लिए, नौसेना के लिए बनाया गया था, है ना, नेवी के लिए, सोवियत नेवी के लिए बनाया गया था। बाद में इसी को भारतीय नौसेना को दे दिया गया। क्या नाम रखा भारतीय नौसेना ने? तो इसको आईएनएस विक्रमादित्य नाम दिया गया। आगे बात करें तो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया सार्थक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अपतटीय ऑफशोर पेट्रोल वैसल, अपतटीय गश्ती पोत से संबंधित है। क्या नाम है? सार्थक। अगले पॉइंट में बात करते हैं। ऑन मार्च 2010 एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैज बीन इंक्लूडेड इनटू कोस्ट गार्ड ग्रुप। कोस्ट गार्ड ग्रुप क्या होता है? एक नेवी होती है जो युद्ध करती है, कोस्ट गार्ड होती है जो तटीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए काम में आती है। नेवी को डीप में भेज दिया जाता है, लेकिन तट पर जो सुरक्षा के लिए रखा जाता है वो कोस्ट गार्ड होते हैं। कोस्ट गार्ड ग्रुप जो है वो कहता है ऑन मार्च 2010 एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल, अब तटीय गश्ती पोत जो है हैज बीन इंक्लूडेड इन द कोस्ट गार्ड ग्रुप। इट्स क्या नाम है उसका? नेम वाज विश्वस्त। क्या नाम है? विश्वस्त। याद रखिएगा नाम क्या है? विश्वस्त। 2010 में जो है, मार्च 2010 में कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड को यह सौंपा गया। ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, क्या नाम है उसका? विश्वस्त। आगे पॉइंट पे बात करते हैं। द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर आईएनएस अस्त्रधारिणी। क्या है? द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आईएनएस अस्त्रधारिणी, इसका क्या है बेस्ट डिस्क्रिप्शन? तो कहता है इट्स अ टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। क्या है? यह एक टॉर्पीडो प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति पोत है। क्या है? रिकवरी वेसल है। आगे पॉइंट पे बात करते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वाज डेवलप्ड ज्वाइंटली बाय, किसके सहयोग से, किसके संयुक्त रूप से जो है ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया गया है? तो भारत और रूस के ज्वाइंटली जो है डेवलप किया गया है। किसको? ब्रह्मोस मिसाइल को। आगे पॉइंट में बात करते हैं। ऑन 18 अक्टूबर 2020, ऑन 18 अक्टूबर 2020 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड। इंडिया ने किसकी सक्सेसफुली टेस्ट की है? फायर करके टेस्ट किया है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जो है वो कौन सा? नेवल वर्जन। ब्रह्मोस का याद रखिएगा थल वर्जन भी है और नेवल वर्जन भी है। तो नेवल वर्जन का परीक्षण जो है, सफल परीक्षण, सक्सेसफुली टेस्ट किया गया 18 अक्टूबर 2020 को। आगे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। क्या कहता है? रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित विमान डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया मानव रहित विमान जो है उसका नाम क्या है? याद रखेंगे उसका नाम क्या है? लक्ष्य है। क्या नाम है? लक्ष्य जो है भारतीय अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित मानव रहित विमान का नाम है। आगे पॉइंट पे बात करते हैं। 20 फरवरी 2018 को वह मिग 21 बाइसन को अकेले उड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मिग 21 बाइसन को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला 20 फरवरी 2018 को, जो 20 फरवरी 2018 को मिग 21 बाइसन को उड़ाने वाली जो पहली भारतीय महिला है उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। क्या नाम है? अवनी चतुर्वेदी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने मिग 21 बाइसन को उड़ाया अकेले। ठीक है, आगे पॉइंट पे बात करते हैं। क्या है? द टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड क्या है? तो अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है। क्या है? अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है, अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली है। आगे पॉइंट पे बात करें। स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 संधि पर हस्ताक्षर किए गए। स्टार्ट 1 जो है, स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 जो है वो याद रखिएगा कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हस्ताक्षर किया गया। अब स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 में क्या है कि कहता है कि अब से इन दोनों के बीच जो संधि हुई है, तो याद रखिएगा विश्व में सबसे ताकतवर जो रक्षा में है अभी आपका क्या कहते हैं डिफेंस में है,
वो अमेरिका है ना। रूस भी कहीं ना कहीं इसके आसपास में। तो इन दोनों के बीच एक संधि है कि दोनों ही पुराने हथियार को डिस्ट्रॉय करेंगे और नए हथियार अधिक नहीं बनाएंगे, है ना। परमाणु हथियार पर कम से कम ये लोग काम करेंगे। वो स्टार्ट टू संधि पर हस्ताक्षर किया किन्होंने? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, और किसने किया? सोवियत संघ ने किया। तो treaties of START 1 and START 2 was signed between USA and USSR. START 1 was signed in July 31, 1991. याद रखिएगा, START 1 जो है कब साइन किया गया? जुलाई 31, 1991 को। START 2 कब साइन किया गया? 3 जनवरी 1993 को। 3 जनवरी 1993 को जो है वो START 3 को जो है, START 2 को जो है वो साइन किया गया। आगे पॉइंट में हम लोग चलते हैं और बात करते हैं। कहता है फिलिस्तीन, इजराइल, भारत और ईरान में से जो हाल ही में 2016 में बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक पहल हेग आचार संहिता में शामिल हुआ, इनमें से कौन सा देश जो है 2016 में बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार को रोकने, बैलिस्टिक मिसाइल्स के निर्माण को रोकने के लिए जो है वो वैश्विक पहल जो है हैग आचार संहिता है उसमें शामिल हुआ? तो याद रखिएगा भारत जो है उसमें शामिल हुआ। आगे पॉइंट में बात करें, ऑपरेशन पवन किससे जुड़ा है? ऑपरेशन पवन जो है वो किससे जुड़ा है? तो श्रीलंका के जाफना में आईपीकेएफ मतलब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, आईपीकेएफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। याद होगा आपको, पता होगा, एक लिट्टे है ना। ये क्या है? लिट्टे जो है क्या है? तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम जो लिट्टे, इसका प्रमुख थे प्रभाकरन, है ना। जब श्रीलंका में काफी उपद्रव हो गया, काफी माओवादी संगठन क्रिएट होने लगे, उसको खत्म करने के लिए भारत से एक सेना भेजी गई जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन आईपीकेएफ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, मतलब शांति बनाए रखने वाला एक फोर्स या फिर सेना, है ना। कब किया गया? तो 1987 के अंत में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल लिट्टे को निशस्त्र करने के लिए भेजा गया था। किसको? या फिर शुरू किया गया था ऑपरेशन पवन, और इस ऑपरेशन पवन को जो एग्जीक्यूट किया आईपीकेएफ ने एग्जीक्यूट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं। क्या कहता है हमारा अगला पॉइंट्स? आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज क्लास। चलिए बात करते हैं। इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें पता है कि बहुत देर तक क्लास को करना वो संभव नहीं है ना, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को गैदर करके आपको प्रोवाइड कराएं ताकि आपके लिए आसान हो जाए, परीक्षा में ज्यादा ढूंढना ना पड़े चीजें। चलिए क्या है? जुलाई 2017 में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास, 2017 जुलाई में जो है मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है, अभ्यास में भारत और अमेरिका के साथ शामिल होने वाला जापान, दक्षिण कोरिया और फ्रांस, फिलीपींस में से कौन था? इनमें से कौन मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो हुआ था 2017 में भारत और अमेरिका के साथ कौन शामिल हुआ? तो याद रखिएगा जापान। क्या कौन शामिल हुआ? तो जापान शामिल हुआ। आगे पॉइंट में बात करें, 2016 का संयुक्त सेना अभ्यास ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया। 2016 का जो संयुक्त ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था मैत्री, वो भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया। आगे पॉइंट में बात करें तो स्लिनेक्स 2 श्रीलंका और इंडियन नेवल एक्सरसाइज। स्लिनेक्स का मतलब श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ज्वाइंटली नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। स्लिनेक्स 2 जो है वो क्या था? तो श्रीलंका और इंडिया के बीच जो है वो एक ज्वाइंट एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज था, वो किया गया था, कंडक्ट किया गया। भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2018 आयोजित किया गया था। याद रखिएगा भारत और मलेशिया के बीच जो है वो एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था 2018 में, जिसका नाम क्या है? हरिमो शक्ति 2018
2018। आगे पॉइंट में बात करते हैं क्या है। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास, सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा राजस्थान में आयोजित किया गया था। मेरे ख्याल से जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन भी करते चलें, साथ ही साथ याद भी करते चलें। कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, शेयर भी करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं, उनको और कहें कि और लोगों को शेयर कर सकते हैं, ताकि इन वीडियो से उनको भी लाभ हो सके और थोड़ा बहुत हमारा भी लाभ हो सके। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत।